মর্নিং। আজকে আমাদের ডে 5। তো আমরা আজকে বেরিয়েছি তাওয়াংয়ের সাইট সিন করতে। তো প্রথমে আমরা নিয়ে এসেছি ওয়ার মেমোরিয়াল, এখানে টিকিট কাটলাম। কালচারাল প্রোগ্রামটা নেই, বন্ধ আজকে। শুধু ফার্স্টের শোটা, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা আছে, 150 টাকা করে টিকিট। আর যখন যদি ওই কালচারালটা হতো তাহলে 250 টাকা করে টিকিট হতো। তো আজকে একবার করে রোদ উঠছে, একবার করে মেঘলা ওয়েদার হচ্ছে। ওয়েদারটা খুব সুন্দর এখানে লাগছে। আপনাদের দেখাচ্ছি জায়গাটা। যখন গেছিলাম বুমলা পাসের এই পিছনে এই পাহাড়টার এই দিকেই এখনো বরফ জমে আছে। তো কালকে রাতভর বৃষ্টি হয়েছে, স্নোফল আর হয়নি। এখানে রয়েছে স্যার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা স্ট্যাচু। এটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল। এন্ট্রি ফিস 70 টাকা। আর এখানে মেজর বব কাটিং, ওনার সমস্ত কিছু ডিটেলস এখানে আমরা দেখবো এই ব্লগে। আপনারা দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। अस्सी के दशक में वो गवर्नर का एडवाइजर रहा मणिपुर के। 1982 में वो चेयरमैन रहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन मणिपुर। 12 जनवरी 1990 में एट द एज ऑफ 78 इयर्स उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक के कारण। इतना एक ही जीवन काल में he was a student leader, he was a teacher, politician, administrator, soldier, diplomat, statesman, इतना सारा एक मल्टीफेसेटेड व्यक्ति थे। लेकिन युवा से अनसंग हमारे इतिहास में इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो इसका नेक्स्ट कैंडिडेट में हम इसने किस प्रकार भारत का सर अब हमको जोड़ा हुआ जाएगा। तो ये तंकुल एल्बम है जिसे कंपोज किया गया था मेजर नरेंद्र बोपखातिंग जी ने। ये तंकुल भाषा में है। इसके अनुवाद जो है ट्रांसलेशन इसका बैक साइड में है। का लैंग्वेज कौन सा है? मोरपा। और ये सभी टीवी में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेजर बोपखातिंग जी के बड़े बेटे जिनका नाम है जॉन खटिंग। ये आज भी जीवित है और ये रिटायर्ड IRS ऑफिसर है और करेंटली यहाँ आसाम में रह रहे हैं। और उनके छोटे बेटे हैं जिनका नाम है कर्नाटो खटिंग, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और वो भी एक रिसेंटली हमारे एज ए वाइस चांसलर के प्रोग्राम को रिटायर किया। यहाँ पे जो आप स्वेटर देख रहे हैं इसका ये स्पेशलिटी आई कि दरअसल यह स्वेटर मेजर बोपखातिंग जी की पसंदीदा स्वेटर हुआ करता था। और मेजर बोपखातिंग जी के धर्मपत्नी मेघालय से खासी ट्राइब से बिलोंग करती थी और यह स्वेटर मेजर बोपखातिंग जी के धर्मपत्नी ने अपने हाथों से बुनकर दिए थे। तो ये उनका बोपखातिंग जी का स्वेटर है। इस कांच के अंदर जो आपको जो ड्रेस देख रहे हैं आउटफिट्स ये सारे मेजर बोपखातिंग जी के हैं जब वो अलग अलग प्रांतों में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ सेक्रेटरी, एम्बेसडर की तौर पर जब वो सर्व कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे जितने भी कलेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये उनके परिवार के और ये रहा मेजर बोपखातिंग जी के। मेजर बोपखातिंग जी जब असिस्टेंट गवर्नर इसी प्रकार यह जो आपको देख रहे हैं शेरवानी, ये शेरवानी 1957 में पहने थे जब उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह मेमेंटो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने जब या अब्दुल नारा शॉल है। सब यहाँ पे आ जाइए। अभी हम जानेंगे कैसा ये तवांग जो है
ऐतिहासिक तौर पर भारत का एक अभिन्न हिस्सा इंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो अभी तक तो हम मेजर बॉबकटिंग जी का जीवन का था, उनका लाइफ के बारे में हमको पता चला। तो आप सभी लोग ने सुने होंगे जिसका नाम था शिमला कन्वेंशन ट्रीटी, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी मैकमोहन नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बॉर्डर डिमार्केशन किया था। उस बॉर्डर डिमार्केशन का नाम आज LAC नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये ट्रीटी जो है शिमला में ड्राफ्ट हुआ था। उस समय में 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, भारत, तिब्बत और चाइना। एक्चुअली तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन बाद में उसको चाइना ने कब्जा किया। ये सभी हम सभी जानते हैं। तो उस समय में 3 देशों के बीच में, भारत, चीन, तिब्बत के बीच में ये ट्रीटी जो है एग्रीमेंट हुआ था। इस समय एग्रीमेंट के मुताबिक तवांग, उस समय में ये तवांग जो है 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान, इंडिया और तिब्बत। तो इस क्षेत्र के बारे में जब बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था, तो तवांग को भारत का अभिन्न हिस्सा है बोलकर इंटीग्रेशन पार्ट उस ट्रीटी में लिखा गया था। लेकिन चाइना वाला इस बात को इनकार किया, इस ट्रीटी को उन्होंने, इस एग्रीमेंट को इनकार किया। लेकिन भारत और तिब्बत दोनों ने इस ट्रीटी को परिपूर्ण रूप से इसको जो है एक्सेप्ट किया। तो 1914 से लेकर 1950 तक अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट इस क्षेत्र को कोई देखने के लिए नहीं आया था। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं, और कोई भी यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिसका कारण से हमारे पड़ोसी देश जो तिब्बत है, वहाँ से 2 गवर्नर, जिसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में जोंगपेन कहते हैं, तो 2 गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया टू लुक आफ्टर दिस रीजन। एक गवर्नर जो है तवांग मोनेस्ट्री का देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, दूसरा गवर्नर जो है तवांग का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो यहाँ के जो क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, वो तिब्बतियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। लेकिन 1950s में चाइना ने पूरी तरह से जो तिब्बत को जो है आक्रमण करके ऑक्युपाई कर लिया। उस समय में हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो उस समय में यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करता था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, इनको जियोपॉलिटिकली इस क्षेत्र के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, खास करके तवांग के बारे में पता चला। तो उनको बहुत दुखद लगा कि हमारे इंटीग्रेशन होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई भी भारत का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिना पंडित नेहरू को खबर किए एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम रहा ऑक्युपाई तवांग। तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साहब ने असम के गवर्नर उस समय के जयराम दास दौलतराम, इनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप जल्द से जल्द इस फ्रंटेड एरिया को सिक्योर कीजिए, इसको ऑक्युपाई कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमको तवांग को जो है बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो चाइना, आज तो चाइना कहते हैं, पहले तिब्बत है, हुमला पास आपने सुना है, यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूरी पर है। तो वो चाइना जो है यहाँ पे भी आके ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सिक्योर करना बहुत ही आवश्यकता है। तब जयराम दास जी ने मेजर बॉबकटिंग जी को यहाँ पे भेजा। क्यों? क्योंकि मेजर बॉबकटिंग जी का, जिसे हमने पढ़ा, स्टूडेंट लीडर, टीचर, सोल्जर, एडमिनिस्ट्रेटर, हर क्वालिटी उनके पास था, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक ट्राइबल भी था। तो इसलिए जयराम दास जी ने मेजर बॉबकटिंग जी को आदेश दिया कि आपको 45 दिन के अंदर में तवांग को जो है भारत का अभिन्न हिस्सा इंटीग्रेशन कराना है। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं, आज जो तवांग जब भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है, इसका पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साहब। इसीलिए इनके प्रतिमा भी हमने आज एंट्रेंस में रखे हैं, और इस म्यूजियम का भी उद्घाटन 31 अक्टूबर को हमने इसलिए डेट चुना क्योंकि इनका जयंती है, और उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इंटीग्रेशन होने के बाद अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम ये भी गर्व से कह सकते हैं कि ये इनका आखिरी तोहफा था अपने देश के लिए। 1947 में आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे देश अलग अलग छोटे छोटे मुल्कों में बांटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी साहब था, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट करके महान भारत देश बनाया, और इस एकदम जो रिमोट एरिया तवांग जैसे इलाके को भी उन्होंने ध्यान में रखकर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। तो जब मेजर बॉबकटिंग जी ये भाई शांति रखो, ओ बड़े के जो गवर्नर थे, उन्होंने मेजर बॉबकटिंग जी को शिलोंग में बुलाता है, बुला के उनको 2 सवाल करता है। पहला सवाल होता है कि क्या आपने कभी तवांग गए हैं?
दूसरा सवाल रहता है कि क्या आपने तवांग के रहने वाले जो मोनपा समाज है उनसे कभी मिले हैं? तो मेजर बोब खतिंग जी कहते हैं कि ना, मैंने कभी तवांग गया भी नहीं और वहाँ के लोगों से भी मिला नहीं, पर मैंने तेजपुर से कई बर्फीले पहाड़ देखे हैं, वही आपका तवांग है। और आपको वहाँ जाके उस क्षेत्र को जो फ्रंटेड एरिया है उसको सिक्योर करना है। तब मेजर बोब खतिंग जी ने करीबन 600 पोर्टर के साथ और 200 असम राइफल के सैनिकों के साथ 17 जनवरी 1951 में लोखरा कैंप जो असम में है वहाँ से उन्होंने अपने जर्नी टुवर्ड्स तवांग शुरू किया। तो आप देख सकते हैं जनवरी महीने में क्या मौसम रहता रहा। अभी मार्च आई है, फिर भी उन्होंने अपने दीर्घ संकल्प के साथ जो उनको काम सौंपा गया था, उन्होंने ऐसा दुर्गम रास्तों और मौसम के हालातों में भी तवांग के लिए उन्होंने रवाना हुआ। 1 महीने चलने के बाद 6 फरवरी 1951 में वो तवांग पहुंचे। और इस गांव में, ये गांव है ग्यांखर, ये गांव आज भी मौजूद है। ये ग्यांखर गांव 1950 तक टिबेटन जो गवर्नर था उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो मेजर बोब खतिंग वहाँ पहुँचकर 9 फरवरी को बुमला विजिट किया और 14 फरवरी को विदिन फ्यू डेज के अंदर में उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा कर घोषित किया कि आज से यह मुल्क, यह इलाका जो है भारत का है। और इसी के साथ उन्होंने कहीं विदिन 1 वीक के अंदर में यहाँ पे एक सभा बिठाया जिसमें जो टिबेटन गवर्नमेंट था और यहाँ के जो लोकल पब्लिक लीडर्स, गांव बुरास, उन सबको बिठा के बताया कि ये इलाका जो है एज पर द शिमला कन्वेंशन ट्रीटी के मुताबिक ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो बाहर से जो आए हैं उन लोग यहाँ पे शासन नहीं चला सकते, ना कोई गोलीबारी, ना कोई मारपीट, ना कोई खून खराबी। बहुत ही शांति से इस समझौता को उन्होंने परिपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उन्होंने जो है इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया। इसी के बाद हमारे जो पड़ोसी जिला है बोमडिला, उनको पता था कि आज तो तवांग जो है भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसको सिक्योर करने के लिए हमको सेना का आवश्यकता है। तो पहला मिलिट्री स्टेशन भी मेजर बोब खतिंग जी ने बोमडिला में स्थापित किया। आपके रूपा टेंगा जो आप देख रहे हैं वो सब, क्योंकि उनको पता था कि हमको यहाँ पे भी सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इतना बड़ा मेजर बोब खतिंग जी का योगदान रहा फिर भी, लेकिन हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत कम लोगों को पता है। ही वाज एन अनसंग हीरो टिल नाउ। लेकिन अभी हमारा अरुणाचल सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद और इसके बाद हमारे इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ मेजर बोब खतिंग जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग प्रांतों में लोगों को अभी पता चला। समय में जो हमारे तवांग क्षेत्र बोलो या उस समय में जो टिबेटन गवर्नमेंट जो यहाँ पे शासन चलाता था, ये इलाका पूरा उनका अंदर में हुआ करता था। और ये एक्सपीडिशन रोड है मेजर बोब खतिंग जी के, चारद्वार, लोखरा कैंप, बलुकपोंग, जामिरी, टेंगा, बोमडिला, सेला, जांग, तवांग। अभी रास्ते में आया है सभी। जी, अभी पूरा रोड बन चुके हैं। यही रोड से होके आप लोग भी आए हाँ, होंगे। ये रोड से आए। तो ये मेजर बोब खतिंग जी इसी पूरा रोड से आर्मी का चल ही के है, आए थे। पूरा आर्मी का ही है। तो सोचिए आप उस समय का मौसम को भी उन्होंने, अगर मेजर बोब खतिंग जी ने उनको जो ये जिम्मेदारी सौंपा गया को उन्होंने अच्छी तरह नहीं निभाया होता तो आज कहानी कुछ अलग। और इससे भी बढ़कर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो उसका ध्यान में रहा कि तवांग को हम बचाना है, तवांग को हम सिक्योर करना है। तो ये बुमला था 1962 वार यहाँ पे हुआ था। तो ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमोहन लाइन, तो बुमला से सबसे नज़दीकी जो तिब्बत का जो गांव है ये है छोनाजोंग। तो 1962 युद्ध से पहले हमारे यहाँ के लोग व्यापार के तौर पर बुमला से छोनाजोंग, जो कि करीबन 60 किलोमीटर है, आना जाना हुआ करता था। हम लोग यहाँ से कल जा रहे हैं बॉर्डर पे, कौन सी बॉर्डर पे जाने वाले हैं? कल आप जाएंगे बुमला पास। और हम आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप बुमला पहुँचने से करीबन 2.5 किलोमीटर आगे सूबेदार जोगिंदर सिंह मेमोरियल में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सूबेदार जोगिंदर सिंह ऐसा एक ही हमारे सेना था जिनको इस 1962 वार के दौरान परमवीर चक्र से भी उसको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने बुमला जो बैटल हुआ था वहाँ पे उनके अधीन में जो है उन्होंने कई सारे चाइनीज आर्मी को वहाँ पे जो है रोक के रखा था। पग में मोटर लगने के बाद भी। जी, उनके पाँव में गोली वगैरह लगा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, उनका आंखें निकाल दी फर्स्ट ही वहाँ पे रखा है। तो आप बुमला पहुँचने से पहले वहाँ पे एक मेमोरियल है, मेमोरियल का बगल में एक कैफे भी है, वहाँ पे चाय वगैरह इंडियन आर्मी के तौर से वहाँ पे बनाए गए हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह को डेडिकेट करके। तो आप लोग वहाँ पे चाय पानी भी पी सकते हैं, जिससे जो हमारे इंडियन आर्मी का भी एक सहायता होगा। साथ में मेमोरियल भी आप वहाँ पे साथ में विजिट कर सकते हैं।
গাইস, তো আমরা এখন আছি তাওয়াং এর বুদ্ধ স্ট্যাচুতে। এই যে আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বুদ্ধ স্ট্যাচু রয়েছে। আহ এরপর আমরা এটার ভিতরে এন্টার করব। তো আজকের এটা আমাদের সেকেন্ড সাইট সিইং এর মধ্যে সেকেন্ড পয়েন্ট। এরপর আমরা যাব তাওয়াং মনাস্ট্রি। ভেতরে একটা সুন্দর মিউজিক চলছে, চলুন আপনাদের দেখাচ্ছি এটা। আহ বাকিটা ভিতরে গিয়ে দেখাচ্ছি। একটু করে রোকা যাবে না তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো একদম অরিজিনাল লাগছে। চলে যাবো। জুতো খুলে যেতে হবে। এগুলো কি রে? এতগুলো গৌতম বুদ্ধ? কোনটা? লোক যেগুলো বসে আছে, কোনটা? যেগুলো বসে আছে সে কটা সব এতগুলো গৌতম বুদ্ধ? আমি তো জানি না, এক একজনের এদের ধর্মীয় গল্প ব্যাপার আছে স্যাপার। নিশ্চয়ই। কি বাবা, কি ঠান্ডা লাগছে রে আমার, এত কিছু পরেও তো হেবি ঠান্ডা লাগছে। খুব উঁচু। আর এখন পিছনে বর্তমানে পিছনে মেঘে ঢেকে গেছে এখন অলরেডি। স্নো পড়ে আছে। তাওয়াঙে এই বুদ্ধ স্ট্যাচুর পিছনে এখানে প্রসাদ দিচ্ছে খিচুড়ি। আর আপনারা যারা খেতে চাইবেন তারা এখানে খিচুড়ি নিতে পারবেন। আর মোটামুটি যা খিচুড়ি এক খাতা দিচ্ছে পুরো আপনার লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওনাকে দিয়েছে প্রায় এক থালার মতনই। আর এখান থেকে আপনাদেরকে থালা আর চামচ নিতে হবে, নিয়ে এভাবে খিচুড়ি নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পরে থালা বাসনটাকে আপনাকে নিজেকে মেজে এখানে আবার জমা দিতে হবে। এখানে আছে কল আছে, সাবান আছে, আর এখানে হট ওয়াটার আছে, চা পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে, ব্ল্যাক টি ফ্রি অফ কস্ট। খিচুড়িটা সত্যি মানে খুব সুন্দর খেতে। ঠিক আছে, ওইটা পরে নে আরেকবার টুপিটা। শুধু উল দিয়ে ওই মাল বুনে দিচ্ছে, ও বাড়িতেও তো বোনা যায় রে। যাই দেখ ভেতরে একটা মানে উলেন কাভার থাকলে ঠিক আছে। যাই। আমাদের আজকে তাওয়াংয়ের শেষ ভিজিট করছি এই তাওয়াং মনেস্ট্রি। তো আমার পিছনে হচ্ছে এই তাওয়াং মনেস্ট্রির গেট। তো তাওয়াংয়ে এখন আমরা এন্টার করতে চলেছি তাওয়াং মনেস্ট্রি। তো এখন প্রায় বিকেল 4টে বাজে। লাঞ্চ করে এখন এই তাওয়াং মনেস্ট্রি এলাম। তাওয়াং মনেস্ট্রি হিস্ট্রি তো অনেকেই জানেন, আমিও আবার রিপিট করে দেবো এই ব্লগের সাথে সাথে। তো এখন চলুন আমরা আপনাদেরকে তাওয়াং মনেস্ট্রিটা ঘুরে দেখাই।
सामने से जा नहीं सकते क्या मोनेस्ट्री के अंदर? सामने से भी है? উঠতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। কি রে ভাই, তুই হাঁপিয়েছিস? না। হাঁপাচ্ছিস না? বাহ, বিশাল এনার্জি। মনাস্ট্রির সামনেটা এসে গেছি। এশিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট মনাস্ট্রি। লাসা মনাস্ট্রির পরে এই তামাং মনাস্ট্রিটা আছে। বৃষ্টি আসছে, টিপ 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 করে বৃষ্টি। এবার বৃষ্টি, এবার রোদ, একবার মেঘলা ওয়েদার, কখনো ছিল বৃষ্টি। দারুণ ওয়েদার। অ্যাট লাস্ট পৌঁছলাম তামাং মনাস্ট্রি। দেখুন কি সুন্দর দেখতে। ওখানটা কি আছে? চা কফি পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রি ট্রি। এই হলো মনাস্ট্রির ভেতরটা। চলো এবার তামাং মনাস্ট্রির ভেতরে গিয়ে দেখা যাক, যদি ক্যামেরা অ্যালাউ করে তাহলে ভালো। এই পেন্টিং গুলো কি সুন্দর লাগে আমার। দারুণ। বলো না কি শান্ত না, জীবন্ত না পুরো সত্যিটা।